नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो UPPCS और BEO के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये केसीन के कारण होता है। ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग केसीन नाम की प्रोटीन के कारण होता है। देखिए, सफ़ेद रंग तो केसीन के कारण होता है, लेकिन जो दूध का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको कि घी का पीला रंग किस कारण से होता है, तो वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। तो पीला रंग कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग कैसीन के कारण। मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब आज के बाद कंफ्यूजन ख़त्म। रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कपास और जूट क्या है? सेलुलोज का उदाहरण है। एंटीसोल क्या है? एक नवीन जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहा जाता है। कपास और जो जूट है ये प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं, इनमें सेलुलोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। पेड़ पौधे वायुमंडल की 78% नाइट्रोजन को सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए कुछ पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। अब अगर प्रोटीन का काम है, देखिए, लंबाई बढ़ाना, अगर पेड़ पौधे को प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। बिना नाइट्रोजन के वो, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही वो ग्रहण कर पाएंगे। जब तक उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। आगे देखिए, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू। ये चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू, ये जो चार चीज़ें हैं, इनकी जो खेती होती है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू, इनकी खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो उसका सही जवाब है लैटराइट मिट्टी। ये केरल, तमिलनाडु के इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है और ये स्थानबद्ध मिट्टी होती है। धान की फसल में कौन कौन सी जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर माने जैव उर्वरक। तो धान की फसल में नील हरित शैवाल का, साइनोबैक्टीरिया का और एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला एक प्रकार की जलीय फर्न होती है। आगे देखिए, नगदी फसल तिलहन और सब्जी में, नगदी फसल तिलहन और सब्जी में एजोटोबैक्टर नाम के जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? इसमें पशुओं का प्रजनन, पशुओं के प्रजनन, पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार, ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ले फार्मिंग क्या है? यानी कि ले खेती क्या है भाई? ले खेती है 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना। तो चारागाह रखना, चारागाह के लिए खेती को उसमें बिना बुआई किए 2 साल या उससे अधिक समय तक उसमें चारा उगा देते हैं, तो चारे के लिए खेती कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ले खेती। याद रखेंगे। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। पनामा मिलानी बीमारी किस फसल में होती है? केला में। पनामा मिलानी बीमारी केला में होती है। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से रिलेटेड है। फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन, एसिटिलीन और प्रोपाइलीन। एथिलीन, एसिटिलीन और प्रोपाइलीन। एथिलीन, एसिटिलीन और प्रोपाइलीन, ये फल पकाने के काम आते हैं। ठीक है, टमाटर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो टमाटर में देखिए कौन कौन से तत्व हैं। टमाटर में है कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम और फास्फोरस, विटामिन सी।
विटामिन सी तो रहेगा ही, खट्टी चीज़ें हैं, इनको और कन्फर्म याद कर लीजिए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और फास्फोरस। ओके, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, अब त्रिज्या घटती है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो बढ़ता जाता है। तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। ठीक है, उनका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बढ़ेगा, यानी कि जो अगर त्रिज्या उसकी कम होगी, ध्रुवों पर जाके त्रिज्या कम हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा रहता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स पशुओं में एक बीमारी होती है जिसका नाम एंथ्रेक्स है, और ये जीवाणु जनित बीमारी होती है, जीवाणु जनित बीमारी। इसके बाद नीली जीभ, खुरपका और मुंह पका, ये भी पशुओं में बीमारी होती है, ये वायरस जनित होती है। खुरपका, मुंह पका यानी कि उनके जो खुर हैं वो पक जाते हैं, मुंह में पक जाते हैं, मुंह में छाले आले हो जाते हैं, ये वायरस जनित बीमारी होती है। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित बीमारी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंथ्रेक्स जीवाणु जनित बीमारी, याद कर लीजिएगा इसको। हरिके बैराज राजस्थान में नहर है, नहर का नाम है हरिके बैराज, और ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। एडन नहर कहाँ पर है भाई? पश्चिमी बंगाल में। मूठा नहर कहाँ है? महाराष्ट्र में, माँ से मूठा, माँ से महाराष्ट्र। इसके बाद एडन पश्चिमी बंगाल, एडन पश्चिमी बंगाल। सामपद सागर परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, सामपद सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तिलपाड़ा बांध कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में, तिलपाड़ा बांध पश्चिमी बंगाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है आपकी स्क्रीन पर, हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया का बिगड़ा हुआ रूप होता है हेपेटाइटिस, ये विषाणु जनित बीमारी है, याद रखेंगे आप लोग, ये विषाणु जनित बीमारी है हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, ये वायरस जनित बीमारी है। गाउट यानी कि गठिया जो होता है वो गाउट बीमारी यूरिक अम्ल अधिक बनने से होता है। यूरिक अम्ल जब शरीर में अधिक बनने लगता है तो गाउट नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल B9 का रासायनिक नाम है। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? रुधिर का अध्ययन किया जाता है। शरीर का जो ब्लड बैंक होता है उस ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन माने प्लीहा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम। ठीक है, याद रखेंगे आप, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका अणु का यातायात प्रबंधक यानी कि ट्रैफिक मैनेजर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेल्स, कोशिका अणु का जो ट्रैफिक मैनेजर है वो किसे कहते हैं? गाल्जी उपकरण को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रैफिक मैनेजर गाल्जी उपकरण को कहा जाता है। इसके बाद देखिए मस्टर्ड गैस, ये जो मस्टर्ड गैस है ये डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, इसका दूसरा नाम है डाईक्लोरो डाई इथाइल और सल्फाइड, क्लोरो इथाइल सल्फाइड, डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। ठीक है, रेडियो सक्रिय किरणों की माप किससे करते हैं? गीगर मूलर काउंटर से करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गीगर मूलर काउंटर यानी कि GM काउंटर किससे रिलेटेड है? तो रेडियो सक्रिय जो किरणें होती हैं उनकी माप करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए
कपड़े की छपाई, लास्ट क्वेश्चन, कपड़े की छपाई, रंगाई और स्याही, धब्बे हटाना। कपड़े की छपाई करना हो, स्याही और के धब्बे हटाना हो, रंगाई करना हो, उसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, COOH। ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है जिसका प्रयोग कपड़े की छपाई रंगाई में किया जाता है। फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते